स्टूडेंट, टैगोर जेट क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज उद्यान विज्ञान विषय में फलोद्यान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं फलोद्यान या बाग रेखांकन या फल वृक्ष लगाने की जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बाग रेखांकन के एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि जो आधार रेखा है वो बाढ़ एवं वायुरोधी वृक्षों की कतार से कितनी दूरी पर लगानी चाहिए। तो वो 5 से 6 मीटर की दूरी पर इतनी जगह छोड़ते हुए आपको लगभग और पहली पंक्ति वहाँ आधार रेखा से बनाई जाती है। उसके बाद फल वृक्षों की प्रथम पंक्ति पौधे के आपसी अंतर की आधी दूरी पर लगाते हुए चिन्हित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जाए, किसी फल वृक्ष में प्लांट टू प्लांट या पौधे से पौधे की जो दूरी है 8 मीटर रखी जाती है, तो प्रथम पंक्ति की जो दूरी रखते हैं वो 4 मीटर पर रखेंगे। उसके बाद से सभी पंक्तियों की जो दूरियां हैं वो 8-8 मीटर पर रखते हुए और अंतिम पंक्ति की दूरी भी 4 मीटर पर ही अपने आप उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रखी जाती है। तो बाग लगाने की प्रमुख विधियों को 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं वर्गाकार विधि की, स्क्वायर मेथड जिसको कहा जाता है। यह है बाग लगाने की सबसे सरल, उत्तम और अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि मानी जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है कि निम्न से बाग लगाने की या पौधरोपण की सबसे सरल और उत्तम या अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। तो उसका राइट आंसर होगा वर्गाकार विधि। और वर्गाकार विधि में जो बाग अधिक सघन नहीं होता है, क्योंकि जिससे कृषि क्रियाएं करना भी आसान होता है इसमें, क्योंकि 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें बाग सघन नहीं होता और कृषि क्रियाएं आसानी से की जाती है। जैसे कृषि क्रियाओं से मतलब है खेत की जुताई करना, निराई गुड़ाई करना और जैसे कीटनाशक रसायनों का स्प्रे करना, फसल की कटाई करना आदि कृषि क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। इसके बाद बात करते हैं विधि नंबर 2, आयताकार विधि या कह सकते हैं रेक्टेंगुलर मेथड। तो ये विधि सबसे ज़्यादा आपको बताया जाता है कि कहाँ प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक इसी विधि का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है भारत में जो पौधरोपण किया जाता है सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि है आयताकार विधि, क्योंकि इसमें बाग अधिक सघन नहीं होता और कृषि क्रियाएं आसानी से की जा सकती है, इसलिए सबसे ज़्यादा भारत में प्रयोग की जाती है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ ये विधि सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुजाकार विधि, ट्रायंगुलर मेथड। और इसमें बाग थोड़ा सघन हो जाता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका लगाने का ये है कि यहाँ भूमि का सदुपयोग होता है। यहाँ भूमि बेकार नहीं रहती है, पूरी भूमि का उपयोग होता है और इसमें कृषि क्रियाएं करने से बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि बाग या कह सकते हैं जो क्षेत्रफल में पौधे रोपण करते हैं वो अधिक सघन होता है। उसके बाद बात करते हैं पंचभुजाकार विधि, जिसको आप कह सकते हैं पेंटागोनल या पूरक मेथड, जिसको आप अस्थायी प्रकृति वाली भी कह सकते हैं या फिलर सिस्टम के नाम से भी कहते हैं, और अन्य नाम इसको किंकंस विधि भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसमें पूरक विधि, क्योंकि इसमें 4 पौधे वर्गाकार विधि के समान लगाए जाते हैं, लेकिन 5वां पौधा है वो बीच में अस्थायी प्रकृति वाला लगाते हैं, जिसको अल्प अवधि वाला पौधा भी कहते हैं। तो उसके लिए ये पौधा, जैसे आपको पता है पपीता है, केला है, फालसा है, अनानास, ये पूरक पौधे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसको अल्प अवधि वाला पौधा या अस्थायी प्रकृति वाला पौधा कहते हैं। और इस विधि में जो वर्गाकार विधि की अपेक्षा है वो 2 गुना पौधे अधिक लगाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन भी कई बार पुट हो जाता है कि वर्गाकार विधि की तुलना में पंचभुजाकार विधि में कितने प्रतिशत पौधे या कितने गुना पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो यहाँ सही आंसर है उसका 2 गुना पौधे पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक लगाए जाते हैं। इसके बाद पंचभुजाकार विधि में चारों कोनों पर स्थायी पौधे तथा बीच में अस्थायी, जिसको आप कह सकते हैं अल्प अवधि वाला या फिलर प्लांट या पूरक वृक्ष लगाते हैं, जैसे पपीता है, फालसा है, केला, अनानास। ये पूरक प्रकृति वाले फल है जो कुछ समय बाद ही फल देने के बाद ये अपने आप ही या तो हट जाते हैं या इनको हटाना पड़ता है, क्योंकि इनमें फलन रुक जाता है। और इस विधि में फलोद्यान से प्रारंभ में अधिक आय प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि बाग रेखांकन की किस विधि में फलोद्यान के प्रारंभ में ही आय प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा पंचभुजाकार विधि। इसके बाद बात करते हैं विधि नंबर 5, षटभुजाकार विधि, जिसको हेक्सागोनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस विधि का अन्य नाम कह सकते हैं, जैसे इस विधि को समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें समान त्रिभुज 3 भागों में बढ़ता है, जिससे षटकोण का निर्माण होता है और वो समत्रिबाहु त्रिभुज में प्रतीत होता दिखता है। इस विधि में 6 पौधे मिलकर एक षटकोण का निर्माण करते हैं, जिसमें षटकोण विधि या इसको षटभुजाकार विधि भी कहते हैं। ये है बाग रेखांकन की सबसे सघन विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें बाग सघन हो जाता है, जिससे
कृषि क्रिया जैसे आपको बताया जा रहा है, इस तरह से लाइनें होती है और इन लाइनों में इस तरह पौधे को रोपित करते हैं और ये बाग इस तरह से सघन होता है। तो जहाँ ये क्रॉस हो रहा है वहाँ 6 पौधे मिलकर एक षटकोण का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ कृषि क्रियाएं करना आसान नहीं होता है या बाधा उत्पन्न होती है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा था, बाग रेखा की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा सघन कहलाती है, सबसे सघन विधि है, तो वो इसका राइट आंसर होगा षटभुजाकार विधि। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है कि शहरी क्षेत्रों के आसपास या कह सकते हैं जहाँ भूमि महंगी होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, वहाँ बाग रेखांकन की या पौधरोपण की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे ज़्यादा कौन सी प्रयोग करते हैं। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों के आसपास पौधरोपण की कौन सी विधि उपयोगी है या कौन सी पौधे विधि से पौधरोपण करते हैं, या कह सकते हैं शहरों में महंगी भूमि होने पर बाग रेखांकन की कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा षटभुजाकार विधि। फिर एक और आता है, मेन क्वेश्चन आता है, कम स्थान या महंगी भूमियों पर पौधरोपण हेतु शर्तों विधि मानी जाती है। तो उसका भी राइट आंसर ये दूसरे वे में इस तरह पूछा जा सकता है कि महंगी भूमियों पर पौधरोपण के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो उसका भी राइट आंसर होगा षटभुजाकार विधि। उसके बाद विधि नंबर 6 आता है समोच्च रेखा विधि या कंटूर सिस्टम, जिसको कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। ये विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर का मतलब है पहाड़ के ऊपरी सिरे पर पानी बहकर नीचे की तरफ आता है, तो वहाँ असमतल भी कह सकते हैं या कह सकते हैं असमतल भूमियों में, असमतल क्षेत्रों में, जैसे आप कह सकते थे पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में या असमतल भागों में पौधरोपण के लिए प्रभावी विधि है, या कह सकते हैं जैसे पूछ लिया जाता है हिमाचल प्रदेश में पौधरोपण के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए षटभुजाकार विधि है या समोच्च रेखा विधि है या आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों का मतलब है हिमाचल प्रदेश, ये क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। असमतल का मतलब वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ भी कह सकते हैं उसको, ऊंची नीची भूमियाँ भी कह सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है समोच्च रेखा विधि पहाड़ी क्षेत्रों में, और वो भी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं पौधे ढलान के मध्य पंक्ति बनाकर लगाए जाते हैं। जिससे पौधे लगाएंगे तो इस तरह से मान लो आपने देखा होगा कई बार, इस तरह का पहाड़ी नुमा कोई क्षेत्रफल है, आपका खेत है, अब इसमें कंटूर बनाते हैं इसके पैरेलल, इस तरह से ये कंटूर इस तरह बनते जाएंगे, और इन कंटूरों को इस वे में ही क्या करना पड़ता है, पौधरोपण होता है इस जगह, इस तरह ये एक समतल नुमा या कह सकते हैं इसको छतनुमा आकार बन गया। इस छतनुमा आकार पे, जिसको आप टेरेस के नाम भी कह सकते हो, इस तरह पौधरोपण किया जाता है, ये कंटूर फार्मिंग इसको कहते हैं। और इस विधि का अन्य नाम आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, इसमें सीढ़ी नुमा भी कह सकते हैं इसको। आप देखिए इधर आपको सबको दिख रहा है, इस तरह खेत किस तरह एक सीढ़ी के बाद यहाँ से फिर यहाँ, इस तरह सीढ़ी नुमा बन जाएगा ये खेत। इसका अन्य नाम समोच्च रेखा विधि का नाम अन्य नाम भी है सीढ़ी नुमा, क्योंकि आकृति में दिखाई देते हैं, इसलिए इस विधि को सीढ़ी नुमा विधि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लांटिंग या हाई डेंसिटी प्लांटिंग या सघन रोपण क्या होता है। इसमें क्या होता है, फल वृक्षों का जो आपसी अंतर है, जिसे आप कह सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10 मीटर है, इनको कम किया जाता है। इसमें पी इंटू पी, जैसे मान लो आपने 5 मीटर कर लिया, तो ये 10 बाई 10 का आधा हो जाएगा 5 बाई 5 मीटर। तो ये जितना अंतर कम होगा वो आपसी अंतर कहलाएगा, और जितना पास पास लगाएंगे फल वृक्षों को वो रोपण कहलाएगा सघन रोपण। अब सघन रोपण में बात करते हैं, जैसे आपने आम्रपाली आम की वैरायटी के नाम में पढ़ा है, तो इसमें 7 देसी किस्मों में 10 बाई 10 मीटर पर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, या पिट टू पिट या गड्ढे से गड्ढे का आकार रखते हैं। तो आम्रपाली के लिए ये अगर सघन रोपण के लगाना है तो इसमें 2.5 इंटू 2.5 मीटर, यानी इसकी कम होती है, क्योंकि पौधा बोनापन का है या कह सकते हैं बोनी पड़ जाती है, इसलिए इसमें अंतर दूरी कम रखते हैं। इसलिए अगर आपको पूछा जाए दशहरी किस्म में सघन रोपण के लिए, तो यहाँ 5 बाई 5 मीटर इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है। इसी के बाद बात करते हैं जैसे पिट गड्ढा, पौधरोपण के लिए सबको पता है फल वृक्ष लगाने के लिए गड्ढा तैयार होता है। तो अगर आपको जून में रोपण करना या कह सकते हैं जुलाई या वर्षा ऋतु में अगर रोपण करना, तो मई जून में पौधरोपण के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं। और अगर बसंत या फरवरी में अगर आपको पौधरोपण करना है तो जनवरी माह में गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इसी के आधार पर जो पौधे लगाते हैं उनमें से आपने देखा कटहल, आम, इनमें जो ये अधिक ऊंचाई वाले पौधे कह सकते हैं बड़े आकार के फल वृक्ष हैं,
तो इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10 बाई 10 मीटर रखते हैं। और जैसे मध्यम आकार के फल वृक्ष है, जैसे आंवला है, लीची है, चीकू, इनके लिए 9 बाई 9 मीटर। अमरूद और बेर इनके लिए 8 बाई 8 मीटर। और नींबू, जिसमें कागजी नींबू, लेमन है, आपके रंगपुर लाइम है, कन्ना खट्टा है, माल्टा मौसमी है, संतरा है, खजूर है, अनार है, नाशपाती है, इनके लिए 6 बाई 6 मीटर। और अंत में जो पपीता है, केला, फालसा और अंगूर, इनके लिए 3 बाई 3 मीटर पर पौधरोपण के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं, या कह सकते हैं पौधे से पौधे या पिट टू पिट, या गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सबसे छोटे आकार के पौधे हैं उनके लिए पिट साइज होता है 50 × 50 सेंटीमीटर। और जो मध्यम आकार के फल वृक्ष है उनके लिए गड्ढे का जो आकार होता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। और बड़े आकार की जो फल वृक्ष है, आम और कटहल, उनके लिए 1 घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 1 × 1 × 1 मीटर का मतलब होता है 1 घन सेंटीमीटर इनका गड्ढे का आकार होता है। तो यहाँ से भी कोई किस्म, जैसे आपसे पूछा जाए भाई आम के लिए गड्ढे का आकार होता है, या हो सकता है आंवले के लिए गड्ढे का आकार होता है, या हो सकता है जैसे मान लो आपने चिक्कू या लीची के लिए गड्ढे का आकार कितना होता है, या फिर इनकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से पूछा जाता है। तो इसमें से मेन क्वेश्चन आपको एक तो यहाँ से देखना है कि नींबू में अक्सर पूछा जाता है कि कागजी नींबू में पौधे से पौधे की दूरी कितने रखते हैं, 6 मीटर या 6 बाई 6 मीटर। या फिर जैसे मान लो पपीता और केला, इनमें कम दूरी पर रखते हैं, या अंगूर 3 बाई 3 मीटर पर। और अगर पूछा जाए जैसे मान लो सघन बागवानी के लिए कौन सी वैरायटी है, तो आम्रपाली और दशहरी। तो दशहरी के लिए इसलिए क्योंकि ये 5 बाई 5 मीटर पर लगाते हैं, और आम्रपाली 2.5 बाई 2.5 मीटर पर लगाते हैं। तो इसमें आपसी अंतर कम होता है, और ये दोनों प्रजातियां क्या है, संकर किस्म है, इसलिए इनकी अंतर दूरी कम होती है। तो ये एक फलोद्यान का प्रबंधन में प्रमुख विधियां हैं। और इस विधियों में सघन रोपण में कौन सी विधि है, और कौन कौन से की कितनी दूरी रखते हैं, और कितने इसकी गड्ढे का आकार है, और गड्ढा कब खोदा जाता है, वो भी आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। और एक बात इसमें और याद रखना है, जो पौधरोपण किया जाता है वो हमेशा 2 बार किया जाता है। एक तो वर्षा ऋतु में, सबको पता होना चाहिए, और एक बसंत ऋतु में। ये 2 टाइमिंग होता है। ये पौधरोपण का भी टाइमिंग है, और कलम तैयार करने का, या जो आप ग्राफ्टिंग या कई क्लेकाइन करते हैं, वो दोनों सेम टाइम होता है। लेकिन यहाँ गड्ढे तैयार करने का समय पूछ लिया जाए वर्षा ऋतु में तो जून में, और बसंत ऋतु में अगर पौधरोपण करना तो जनवरी में गड्ढे तैयार करना आप।